आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम गई। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून को अपनी तशहीरी मुहिम में खूब इस्तेमाल किया। शाहीन बाग का मसला बीजेपी की अवामी रैलियों की जान सी बन गई है। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि शाहीन बाग और दूसरी तरफ दिल्ली असेंबली इंतखाबात, क्या इन्हें जोड़कर देखा जाए? जो पार्टियां लगातार शाहीन बाग पर सियासत करती रही, क्या उन्हें दिल्ली के इंतखाबात में फायदा मिलेगा? इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली इंतखाबात की थम गई तशहीरी मुहिम। दिल्ली की इंतखाबी जंग शाहीन बाग पर आई। शाहीन बाग पर बयानबाजी से किसे फायदा? दिल्ली असेंबली इंतखाबात और शाहीन बाग। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम गई। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम, वजीर दाखिला और मरकजी वज़रा ने अपनी रैलियों में शाहीन बाग का जिक्र किया। शाहीन बाग का मसला बीजेपी की अवामी रैलियों की जान सी बन गई। बीजेपी लीडर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को शाहीन बाग के हवाले से पूरे चुनाव में घेरते रहे। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने शाहीन बाग पर बड़ा हमला किया। शाहीन बाग से एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता हो और वो महिला कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ, ये क्या है? सुसाइडल बॉम्ब नहीं है तो क्या है? छोटे छोटे बच्चों के एक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। और वोट के सौदागर इस चक्रव्यूह चक्र में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सवालों और इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के जहनों को बांटकर तफर्रका डाल रही है। वोट बैंक के लिए बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी मानती है कि उनके पास दिल्ली का सीएम बनने लायक कोई नहीं है। कल फिर मैंने कहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे को वोट दे दो, मैं दिल्ली का सीएम डिसाइड करूंगा। तो अमित शाह जी आ जाएं बहस करने के लिए, और सारे मुद्दों पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। उनको वो शाहीन बाग कर रहे हैं, मैं शाहीन बाग के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं उनके साथ। लेकिन अमित शाह जी ने भी बहस करने से मना कर दिया। वो भी बहस करने को तैयार नहीं है। वो भी जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। जनता के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है, जो एक बहुत ही दुखद बात है। शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुजाहरा कई हफ्तों से जारी है और इसे लेकर बीजेपी के वज़रा सरकर्दा लीडरों के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को अपने खिताब में कहा था कि शाहीन बाग के पीछे एक ऐसा सियासी डिजाइन है जो मुल्क में आपस की मोहब्बत को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सियासी खेल खेल रहे हैं। जाहिर है कि इस बार दिल्ली इंतखाबात पर शाहीन बाग का इशू हावी रहा, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या शाहीन बाग के नाम पर इन जमातों को वोट भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या दिल्ली के इंतखाबात पर शाहीन बाग का असर एक तरह से नुमाया होगा? क्योंकि हमने लगातार देखा कि बीजेपी लीडर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को शाहीन बाग के हवाले से घेर रहे हैं। बीजेपी अपनी तशहीरी मुहिम में यह साफ कह चुकी है कि दिल्ली इलेक्शन दो अलग अलग नजरिया रखने वाली जमातों के दरमियान है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शाहीन बाग के साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं। क्या लगातार जो लोग शाहीन बाग पर बयानबाजी करते रहे, शाहीन बाग पर जो सियासत करते रहे, क्या उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की सियासत में, दिल्ली के इंतखाबात में वो शाहीन बाग को एक तरह से भुना पाएंगे? क्योंकि आज दिल्ली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम थम चुकी है, कैंपेनिंग खत्म हो गई। अब 24 घंटे के बाद दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में क्या दिल्ली की सियासत इस बार बिल्कुल अलग होने जा रही है?
क्या तमाम पार्टियां शाहीन बाग में अपना नफा नुकसान देख रही हैं? इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ घनश्याम कौशिक जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। मशकूर अहमद उस्मानी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं। फहद अहमद हैं, एक्स जनरल सेक्रेटरी TISS मुंबई के, और आप इस तहरीक से भी जुड़े हुए हैं, NRC और CAA की जो तहरीक है। इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान रजा रिजवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, और मुल्क में जो ये तहरीक चल रही है इस पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं रजा रिजवी साहब। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले घनश्याम कौशिक जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली का इस बार का जो चुनाव है वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं CAA, NRC, NPR और शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही घूमेगा? देखिए, हम शुरू से इस बात को बोलते आए हैं कि दिल्ली का ये चुनाव काम पर हो रहा है। जब चुनाव अनाउंस हुए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे पहले यही बोला था कि दिल्ली का ये चुनाव इस बार काम के ऊपर होगा। यानी जो शिक्षा पर काम हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा पर काम किया, स्वास्थ्य पर काम किया। इसके अलावा आपने देखा होगा CCTV हमने लगवाए हैं, कच्ची कॉलोनियों के अंदर काम किया है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर तबके के लिए काम किया है। तो काम के दम पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है और दिल्ली की जनता भी समझती है कि ये इतिहास में, आप जो लोकतांत्रिक इतिहास देखेंगे भारत का, तो ये पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी काम के नाम पर वोट मांग रही है। इसीलिए दिल्ली की जनता भी हमारे साथ है। बाकी रही बात CAA की और शाहीन बाग की, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा गरमाने की कोशिश कर रही है। वो लोग वहां पर जो बैठे हैं वो अपनी मांगों के साथ बैठे हैं, चुनाव से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसे घसीट रही, क्योंकि उनको सियासी फायदा शायद इसका मिल रहा है, क्योंकि उनके लीडरान भी बार बार ये बात बोलते हैं अलग अलग मंचों से कि उनकी वोट प्रतिशत में इजाफा हो रहा है। तो वो जाहिर तौर पर वो सीधे सीधे फायदा ले रहे हैं इसका। आम आदमी पार्टी काम के दम पर अब चुनाव में उतरी है और वोट मांग रही है। मैं रजा रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। रजा रिजवी साहब, जिस तरह से यहां पर घनश्याम कौशिक जी ने बताया कि आम आदमी का जो फोकस है वो सिर्फ जो उसने अपने 5 साल का काम किया है उसी पर फोकस है, और जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, जो लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रजा रिजवी साहब हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार पहले दिन से ही, जब से वो चुनाव में उतरी है, दिल्ली के चुनाव में, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रही है। उसकी जो बयानबाजियां हो रही है वो शाहीन बाग तक ही महदूद रही। कहीं डेवलपमेंट और तरक्की की बीजेपी ने बात ही नहीं की। क्या रजा रिजवी साहब आपको लगता है कि यह चुनाव भी, दिल्ली का पूरा चुनाव जो है वो शाहीन बाग के आसपास ही एक तरह से घूमता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अबू हुरैरा भाई, पहले तो मैं घनश्याम साहब की बात का जवाब दूंगा कि साहब, कोई भी पार्टी देश में ऐसी नहीं रही है कि जो अपने काम पर जो है वो चुनाव लड़ी हो। अखिलेश भी चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े थे तो काम बोलता है उनका स्लोगन ही था, और उस स्लोगन पर चुनाव अखिलेश लड़े थे, और उसके बाद समाजवादी पार्टी कितनी सीट पाई है पूरा देश जानता है। तो ये कहना बहुत अच्छा नहीं रहता कि साहब काम पर आम जनता वोट देती है। अगर काम पर ही आम जनता वोट देती तो अखिलेश जो है पूर्ण बहुमत में जीत के आते। तो पहले तो मैं घनश्याम जी का नजरिया साफ कर दूं कि काम पर आम जनता बहुत ज्यादा वोट नहीं देती है। ये तुक ताल और गणित जब बैठती है उससे आदमी जीतता है। दूसरी बात जो है, शाहीन बाग की बात आपको बता दें। देखिए, ऐसा है कि अभी PFI का जो है वो गृह मंत्रालय ने बहुत तरीके से खोज के निकाला है और बताया कि 70 खाते ऐसे हैं जिसमें जो है काफ़ी पैसा जमा किया गया था और निकले हैं। जाहिर सी बात है, जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के अंदर जब जो है ये जो है बसें जलाई गई, वो भी वैन जलाए गए, चौकी एक फूकी गई, तो उसके बाद जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो लोक भवन में दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि साहब इसमें लगता है, हमारी एजेंसी ने बताया है कि PFI का हाथ है। तो जाहिर सी बात है, देखिए शाहीन बाग में हो और चाहे हुसैनाबाद घंटा घर में हो, अगर औरतें धरने पे बैठी हैं तो ये नहीं माना जाएगा कि औरतें स्वयं आ गई हैं। कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि इतनी यूनाइट होकर के
हमारी घर की औरतें यूनाइट इतने अच्छे तरीके से होकर के आकर के धरने में आराम से बैठना, इस पे पीछे किसी ना किसी का हाथ है। अब वो किसका हाथ है ये वक्त बताएगा। अगर 9 तारीख के बाद ये धरना खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक औरतें धीमे 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 अपने घर जाने लगती हैं, तो समझ में लोग जान जाएंगे किसी न किसी ये पार्टी का है। चुनाव 9 तारीख निकल गया और उसके बाद धरना, और अगर धरना रहता है, और धरना किस लिए हो रहा था बोल रहा भाई, ये धरना सीए तो क्या है भाई, सीए में किसी मुसलमान को उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी मुसलमान के खिलाफ है ही नहीं वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें किसी उनको धरना प्रदर्शन, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जो है वो हुसैनाबाद घंटाघर हो, औरतों के बैठने की जरूरत नहीं थी कि उसमें बैठे। बात एनआरसी की है। एनआरसी की आप देखिए कि लोकसभा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद साफ कह दिया कि साहब पूरे देश में एनआरसी पर फैसला अभी नहीं हुआ है जी। जब लिखित में फैसला, जब एक आप समझिए लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मांग रहे हैं, रज़ा रिजवी साहब बहुत मुख्तसर में चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, लिखित तौर पर शाहीन बाग का असर आप चुनाव पर देख रहे हैं या नहीं? तो अगर एक डॉक्यूमेंट लोकसभा, रज़ा रिजवी साहब चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं शाहीन बाग का, जो डिबेट का टॉपिक है कि एनपीआर में दस्तावेज में देना जरूरी नहीं होता तो ये धरना खत्म हो जाना चाहिए। ये धरना वहां लोगों को समझा देना चाहिए कि साहब ये धरना अब नहीं। रज़ा रिजवी साहब ये तो एक बड़ी बहुत डिटेल में बात हो गई आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव पर शाहीन बाग का असर आप देखते हैं या नहीं? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? 50 दिनों से ज्यादा जो प्रोटेस्ट और धरना चल रहा है, इसका असर होगा दिल्ली के चुनाव पर या नहीं होगा? ठीक है, लग रहा मेरी आवाज रज़ा रिजवी साहब तक नहीं जा रही। मैं मशकूर आपके पास आना चाहूंगा। मशकूर, क्योंकि जो आज डिबेट का टॉपिक है वो यही है कि दिल्ली के चुनाव, जाहिर सी बात है एक दिन के बाद 8 तारीख अब पोलिंग होने जा रही है, और उससे 50 दिनों से लगातार दूसरी तरफ शाहीन बाग का धरना और प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या आपको लगता है कि जितनी पार्टियां हैं सबने इस पर सियासत की, और खासतौर से बीजेपी की अगर बात करें तो उसके तकरीबन तमाम लीडरों ने शाहीन बाग पर ही एक तरह से बयानबाजी की है? क्या आपको लग रहा है कि यह चुनाव जो है शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही एक तरह से घूम रहा है? देखिए हुरैरा भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने पैनल में बुलाया। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, कुछ बातें गलत कही गई यहाँ पर, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं रिजवी साहब, रज़ा रिजवी साहब, उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं एकजुट होकर आ रही हैं, चाहे वो घंटाघर पे आ रही हों, हुसैनाबाद में आ रही हों या शाहीन बाग में आ रही हों, इसके पीछे कोई शक्ति है। तो मैं बता दूं रज़ा रिजवी साहब, इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति है कि इस देश के संविधान पे हमला हुआ है, और उसी हमले को बर्दाश्त नहीं किया इस देश की महिलाओं ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, इसीलिए वो सड़कों पे निकल के आई, और कोई शक्ति नहीं है। इसके पीछे शक्ति है मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से संविधान को बर्बाद करने की साजिश की, उस साजिश को तोड़ने की शक्ति है, कोई पॉलिटिकल शक्ति नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, यह आंदोलन इस देश में जनवरी से नहीं शुरू हुआ है या फरवरी से नहीं शुरू हुआ है। दिल्ली के चुनाव को देखते हुए यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब इस देश के अंदर संविधान की खिल्लियां उड़ाई गई, संसद के अंदर उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, तब महिलाएं सड़कों पे निकल के आई और नौजवान सड़कों पे निकल के आए। दिल्ली का चुनाव तो अभी 2.5 महीने बाद हो रहा है, 2 महीने बाद। आप लोग कौन सी बात को कहां मिलाते समझ में नहीं आता। सहाफी आप सीनियर, और ऐसा लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की आप लाइन को ले रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। ये शाहीन बाग का प्रोटेस्ट 15 दिसंबर से चल रहा है, ठीक है? उस टाइम में दिल्ली का कोई चुनाव नहीं था। तो इस तरह का जो गलत इंफॉर्मेशन आप नेशनल मीडिया पे बैठ के दे रहे हैं, उसको हम कंडेम करते हैं। और जहां तक बात रही हुरैरा भाई कि दिल्ली के चुनाव की, तो मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो मामला है सीए, एनआरसी और एनपीआर का मामला, ये सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से मामला है। ये केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार में सांसद में एक ऐसा बिल पेश किया जो संविधान के मूल ढांचे को कहीं ना कहीं से चोट कर रहा था, इसीलिए हम लोग सड़कों पर निकल के आए। लेकिन बीजेपी इस मसले पे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में आते हैं तो बोलते हैं उनको कपड़ों से पहचानिए, उनके हाथों में तिरंगा देखकर खुशी होती है। यह काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर अपनी सभाओं में कहते हैं
कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कौन है भाई गद्दार देश का जो प्रोटेस्ट कर रहा है? शाहीन बाग में जो दादियां बैठी हैं 95 साल की, उनको आप गद्दार कह रहे हैं? अरे उन्होंने देश को आजाद कराया है। गद्दार तो तुम लोग थे जो माफीनामा लिख रहे थे सावरकर के फॉर्म में। सावरकर जो तुम्हारे गुरु हैं वो गद्दार थे, गद्दार हम नहीं है, या गद्दार कोई सिख भाई हमारा नहीं है। हमारे सिख भाई शाहीन बाग धरने पे पहुंचे हुए हैं, जामिया में देखिए वहां आके वो खाना खिला रहे हैं सबको। तो क्या वो गद्दार है क्या? तो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, योगी कहलवाते हैं मशहूर, ठीक है। इलेक्शन वो आते हैं जहां और ये कहते हैं कि अगर गोली से नहीं मानेंगे तो गोली से मानेंगे। तो शाहीन बाग का नाम कौन ला रहा है? लक्ष्मी नगर में कैंपेनिंग कर रहे हैं अमित शाह, डोर टू डोर जाके, और शाहीन बाग चिल्ला रहे हैं। लाजपत नगर में कैंपेन कर रहे हैं और शाहीन बाग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, मैं फहद आपके पास आना चाहूंगा। उससे पहले मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस पूरे इशू में मतलब सीएए एनआरसी का जो इशू है इसके अर्जी गुजार भी हैं। मतलब सड़क से लेकर कोर्ट तक तहसीन पूनावाला इस पूरे मामले को एक तरह से लड़ रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं फहद आपके पास आना चाहूंगा। फहद, एक लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली पर ही फोकस हो गया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव इस वक्त चल रहे हैं और इसी वजह से ये पूरा इशू कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में हमने देखा कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में फोकस इस वजह से हो गया क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ शाहीन बाग का जो इशू है और लगातार जिस तरह से शाहीन बाग पर बयानबाजी की गई, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई इशू नहीं था या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस तमाम पार्टियों ने इस पर बयानबाजी की है फहद इस इशू को लेकर? देखिए हुरैरा भाई, मैं फिर से शहाफी साहब के एक बयान पे जा रहा हूं। वो बोल रहे थे कि 9 तारीख के बाद धरना खत्म होता है तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज करा रही थी। असल में आपको ये बात समझना होगी कि ये धरना सिर्फ दिल्ली में थोड़ी चल रहा है। मुंबई में 5 जगह शाहीन बाग है, पुणे में 3 जगह शाहीन बाग है, हैदराबाद में 6 जगह शाहीन बाग है, केरला में कम से कम पूरे स्टेट में 50 जगह शाहीन बाग है। तो इलेक्शन तो सिर्फ दिल्ली में है। और एक बात जो बहुत ध्यान से समझने की है, जब ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, तब नरेंद्र मोदी जी ने शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी, तब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं था। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन था तब भी हिंदू मुस्लिम की बात की थी। जब बिहार का इलेक्शन था तो पाकिस्तान की बात की थी। तो इसी तरह मंदिर और मस्जिद की बात, तो आप ये बात पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने की जो बात है वो कौन लेके आता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे मुद्दे में जो ये मुस्लिम मुस्लिम करा जा रहा है, आप मुझे ये बताइए, हम डेमोक्रेसी हैं, अगर डेमोक्रेसी में डिप्राइव्ड सेक्शन और माइनॉरिटीज के असर्शन को कम्युनल बोला जाएगा तो इसका मतलब हमें आइडिया ऑफ इंडिया को रीथिंक करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आखिरी लाइन में, आखिरी पायदान पे खड़े हुए इंसान तक विकास पहुंचाना, उसकी समस्याओं को सुनना। अब उन समस्याओं को लेके जो हमारे देश में जो कौम दलितों और आदिवासियों से भी शिक्षा को लेके पिछड़ी हुई थी, वो अपनी समस्याओं को लेके ना, अपनी समस्याओं के साथ साथ लेके जो इस देश के संविधान पे हमला हुआ था उन समस्याओं को लेकर अगर सड़कों पे उतर रही है तो लोग उतावले क्यों हैं? और आप ये जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज की बैकिंग में, मैं चैलेंज देता हूं, इतने दिनों तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा धरना चला के दिखाए या इतना बड़ा आंदोलन चला के दिखाए, वो कौन सी भी पार्टी हो। नहीं, फहद लगातार सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, लगातार बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहा है, अपोजिशन लगातार गुमराह कर रहा है। शाहीन बाग जैसे जो मुल्क भर में धरने हैं वो कहीं ना कहीं आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो फहद, आज भी पीएम की तरफ से बयान आया, कुछ लोगों ने मुंबई आज भी पीएम की तरफ से बयान आया कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, मुल्क के आवाम को गुमराह किया जा रहा है इस इशू को लेकर। फहद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए भाई। फहद, आज भी पीएम मोदी का बयान है और इससे पहले लगातार सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है, दिल्ली के चुनाव में बात करें या दूसरी जगह पर हम बात करें, यही कहा जाता है कि इस इशू को लेकर गुमराह किया जा रहा है। एनआरसी अभी आने वाला नहीं, उस पर सरकार ने एक तरह से जो उसकी मंशा थी वो साफ कर दी। सीएए पर यह कहा जाता है, जो लोग प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है। तो आज फिर पीएम मोदी का पार्लियामेंट में बयान आया कि इस इशू पर मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। असल में ये गुमराह कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री इस देश के कहते हैं कि सीएए
नागरिकता देने का कानून है। अगर ये नागरिकता देने का कानून है तो अदनान सामी को आपने किस तरह से नागरिकता दी थी? अगर ये नागरिकता देने का, अगर आपको नागरिकता देनी थी तो 1951 का जो यूएन का कन्वेंशन है उसके जरिए से आपने क्यों नहीं दी? हम लोग किसी को नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम नागरिकता देने में होने वाले भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरा तमिल हिंदू को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है? जिन ज्यूज पे पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा था उसकी नागरिकता उन्हें क्यों नहीं मिल रही है? और जो मुसलमानों पे इल्जाम लगाया जा रहा है इस बात का कि हम लोग नागरिकता देने पे विरोध करें, हम नहीं दे रहे। आप पूरी दुनिया से लेके आइए। हमारे प्रॉफिट ने हमें यह सिखाया था कि जब पूरी दुनिया ब्लैक और व्हाइट के नाम पे बटी हुई थी तो हजरत बिलाल से पहली अजान दिला के उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था, जो कि एक ब्लैक थे। हम फिर से, एक फहद इस देश का नागरिक और एक मुसलमान होने के नाते ये कह रहा है, हम किसी को भी नागरिकता देने का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें लेके आइए, मुसलमान उन्हें अपने घरों और दिलों में जगह देंगे, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। आप एक को देंगे, ठीक है, इसका जवाब हम फाद लेंगे, क्योंकि रजा रिजवी साहब भी अभी हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। और अभी बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस पर जवाब लिया जाएगा। मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, एनपीआर को नहीं रोकेंगे, ये आंदोलन चलता रहेगा। फाद बात होगी, इलेक्शन का रिजल्ट फाद मैं दोबारा से आ रहा हूं, उससे मैं दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। हम तहसीन पूनावाला संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस देश का संविधान हर इलेक्शन से दिल्ली ऊपर के है। चुनाव में अक्सर जब चुनाव होते हैं तो बात डेवलपमेंट, बेरोजगारी और इसी तरह से हेल्थ, एजुकेशन, इन पर बात होती है। लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि इस पर बात ही नहीं हुई। दिल्ली में बात हुई शाहीन बाग को लेकर, दिल्ली में बात हुई सीएए को लेकर, एनआरसी और एनपीआर को लेकर। आखिर जो बुनियादी, जो बेसिक इश्यूज है, उन पर बात क्यों नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि यह पूरा चुनाव जो है वो शाहीन बाग के पीछे ही लड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं फहाद भाई जो मेरे से पहले बोलते हैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। शाहीन बाग जो है सारे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है। शाहीन बाग एक जगह, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम नहीं, शाहीन बाग एक आंदोलन का नाम हो चुका है। वो आंदोलन जो इस देश के आइन को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं खुद, जैसे कल आपने कांटेक्ट किया, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा था आपसे, मैं परसों कल्याण मुंबई में था, कल मैं पुणे में था, उसके पहले मैं बिहार, कोलकाता में सब जगह जा रहा हूँ। तो ये सारे मुल्क में चल रहा है, तो एक जगह का नाम नहीं है। अब आपके दूसरे सवाल पर आते कि प्रोटेस्ट जो चुनाव है ये सीए के मुद्दे पर क्यों लड़ा जा रहा है, ये डेवलपमेंट के मुद्दों पर क्यों नहीं लड़ा जा रहा है। एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है 70 सालों में, जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ है कि आईएमएफ की चीफ कहती है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है हमारे मुल्क के कारण, यानी कि भारत के कारण। ये पहली बार हुआ है। आप अर्थव्यवस्था पे कैसे चुनाव लड़ोगे? आपने तो वादा किया था कि आप सबको 2 करोड़ नौकरियां दोगे। 45 साल में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी जिसने पैदा किया है, वो आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा रोजगारी के मुद्दों पर? तो उसे कोई ना कोई डिवीजन करना होगा, सोसाइटी में डिवीजन करना होगा। मैं अपने हर स्पीच में एक कहता हूं, वो लोग यानी मोदी जी और अमित शाह जी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और शाहीन बाग यानी कि ये प्रोटेस्ट देश को जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए, जब अमित शाह जी भाषण देते, स्पीच देते और कहते कि बटन इतने जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे, क्या ये वजीर दाखिला को शोभा देता है कि इस तरह की बातें करें? एक वजीर आला जब आते हैं उत्तर प्रदेश से और वो कहते हैं कि अगर हमारी बोली नहीं मानोगे तो हम गोली चलाएंगे, क्या ये शोभा देता है? दूसरी चीज, शाहीन बाग को तौहीन बाग कहने वाले बार बार कहते रहते हैं कि यहाँ पर जिन्ना वाले आज़ादी के नारे लगे वगैरह वगैरह। मैं खुद काफ़ी बार गया था। इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं। लेकिन होम मिनिस्ट्री तो आपके पास है, कोई भी गलत काम होता है आप उनको रोकते क्यों नहीं? मैं बताता हूं क्यों नहीं रोकते। क्योंकि शर्जील इमाम, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शर्जील इमाम से लेके कल जो घटना हुई शाहीन बाग पे, वो सारे लोग बीजेपी के लोग थे। आज मैं आपके चैनल पे शाहीन बाग को छोड़ते एक ऐतिहासिक बात करते अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब गांधी को मारा गया, ये बहुत जरूरी बात है, जब महात्मा गांधी को मारा गया, गोडसे और आपटे दोनों पूना से आते जहां से मैं आता हूं, वे मुसलमानों के कपड़े पहने थे, मुसलमानों के भेष पहने थे, उन्होंने खतना कराया था। उनको पकड़ने वाले मेरे दोस्त के दादा थे गाडगिल। ये पहले से इनकी चाल है। आप जाओ, आप वहां पे मुसलमानों के नाम पर बिल फाड़ो और फिर आप बताओ देश में असुरक्षा है। ये चाल कल भी पकड़ी गई शाहीन बाग में और ये गोडसे के टाइम से चले आ रहा है। आप इस चीज को समझिए। ये इसीलिए इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते मोदी जी और अमित शाह जी, वरना विकास पे क्यों चुनाव नहीं लड़ते, क्यों डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ते? पाकिस्तान का क्या लेना देना है दिल्ली से? इसका तो कोई हमें जवाब बताए।
मैं रजा रिजवी साहब, सभी लोगों का आपने सुना, क्योंकि अभी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़ी नहीं है। रजा रिजवी साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई में दिल्ली में बीजेपी के पास कोई इशू, कोई मुद्दा था नहीं? 20 साल से दिल्ली की सियासत से बीजेपी एक तरह से गायब है, बीजेपी 20 साल से इख्तिदार में रही नहीं, लेकिन शाहीन बाग का जो इशू था वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस चुनाव में ऑक्सीजन का काम कर गया। देखिए, ये सही है कि आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमारे लायक दोस्त ने कहा कि वो जो आम आदमी पार्टी ने वहाँ जो है काम जो किए है, उस काम के आधार पर जो है वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैंने कहा भी काम के आधार पर अगर होता तो अखिलेश सरकार बन गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मौका ये शाहीन बाग वालों ने दे दिया। और आप देखिएगा 4 फरवरी को लोकसभा के अंदर लिखित बयान दे रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी। लिखित बयान एक वो डॉक्यूमेंट हो गया, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया। जब चाहे लोकसभा से निकाल के देख सकते हैं कि साहब पूरे देश में एनआरसी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और एनपीआर के बारे में साफ बताया कि दस्तावेज देना जरूरी नहीं होगा। तो अगर 4 तारीख को ये हो गया तो 5 तारीख को शाहीन बाग से वहां जो समझदार लोग धरना पे बैठे थे, उनके इस लिखित बयान से एक डॉक्यूमेंट बयान हो गया लोकसभा के अंदर, जो महफूज है, जब चाहे निकाल के देख ले लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, बिल्कुल हवा में निकल गया। तो इन लोगों ने 5 को क्यों नहीं धरना खत्म किया? खत्म कर देना चाहिए धरना। धरना अभी चल रहा है, क्यों चल रहा है धरना? आप मेरे साथ बैठिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन आपको दिखाता हूं। आप बोल रहे हैं कि एनआरसी मना कर दी। एनआरसी बंद क्यों हुई है? क्योंकि हमने आंदोलन किया था। एनआरसी बंद इसलिए हुई है, अब हमें एनपीआर बंद कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको एनआरसी का खाका नहीं बना था, खाली लोकसभा में कहा था, क्या दिक्कत? गृह मंत्री ने खाली कहा था कि एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन एनआरसी का खाका कोई बना नहीं था। आप बोलिए, एनआरसी का कोई खाका बना नहीं था कि बन गया होगा। कोई जो है खाका नहीं बना था एनसीआर का। आप समझिए, ये जो आप समझ रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का कोई खाका नहीं बना था। रजा रिजवी साहब, सवाल ये उठता है, रजा रिजवी साहब, जाहिर सी बात है कि आपका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन रजा रिजवी साहब, एक सवाल तो वाजिब होता है कि जिस शाहीन बाग पर लगातार पॉलिटिक्स की जा रही है, जिस शाहीन बाग पर लगातार बयानबाजी की जा रही है, उस शाहीन बाग के लोगों से बात क्यों नहीं की जा रही है? ये सवाल तो बनता है रजा रिजवी साहब कि जिस शाहीन बाग को लेकर पूरे चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, उस शाहीन बाग के लोगों से आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? उनसे कोई राब्ता क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है रजा रिजवी साहब। देखिए, ये अबू हुरैरा साहब, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये 2 तरीके होते हैं। एक तो सरकार का कोई प्रतिनिधि आए वहां धरना प्रदर्शन पर और आकर के उनसे बात करे, और दूसरा तरीका ये होता है कि जो धरना प्रदर्शन पे लोग हैं जी, उनके 4 या 5 लोग जो सरकार के लोग हैं, जिनको समझ रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके पास जाकर के क्यों नहीं बात करते हैं? भाई, अगर लगता है केंद्रीय गृह मंत्री से इनको जो है परेशानी है, लगता है प्रधानमंत्री से परेशानी है, सुनिए, धरने पे जो लोग बैठे हैं वो ये भी कर सकते थे कि 5 प्रतिनिधि जाकर के मिल सकते थे कि साहब हम मिलना चाहते हैं, हम इसके विरोध में जा रहे हैं। 2 तरीके होते हैं। हम जाए टाइम लेने के लिए अमित शाह से, अब मोदी जी से टाइम लेने के लिए, उनको इतना होश नहीं है। शाहीन बाग का नाम इलेक्शन कैंपेन में लेंगे और ये बोलेंगे कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप एक रिजोल्यूशन लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे, पूरे दिल्ली में बैठ जाएंगे, साहब मेरे घर पे ही आप आइए, योगी आते शाहीन बाग में सभा करके जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि धरना जो है मुस्लिम एरिया में नहीं रह रहा है। शाहीन बाग, अबुल फजल, ओखला, सवाल देखिए, इस वजह से उठता है कि आखिर ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? क्या चुनाव के बाद जो बात रजा रिजवी साहब ने कही थी, क्या चुनाव के बाद ये धरना खत्म हो जाएगा? ये जो तहरीक चल रही, क्या चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी? अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 11 तारीख के बाद अगर बीजेपी की सरकार आती है दिल्ली में तो शाहीन बाग धरना खत्म करा दिया जाएगा, शाहीन बाग को उखाड़ फेंका जाएगा। तो इस तरह के बयानों पर सवाल उठते हैं, जिन बयानों पर सियासत की जा रही है, इस पर सवाल तो उठते हैं। मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है मशकूर, मुझे बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर हम बात करेंगे कि क्या शाहीन बाग का जो धरना है,
शाहीन बाग का जो आंदोलन है यह दिल्ली के चुनाव की तस्वीर बदल सकता है? इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ ब्रेक के उस पार जुड़ जाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली इंतखाबात और शाहीन बाग। सवाल यही उठ रहा है कि क्या शाहीन बाग दिल्ली चुनाव के नतीजों पर असर अंदाज होगा? क्या दिल्ली के जो चुनाव है उसका रुख शाहीन बाग बदल सकता है? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तहसीन पूनावाला जी, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला जी, हमने देखा कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट और एहतिजाज चल रहा है, इसमें सभी पार्टियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। चाहे कांग्रेस की बात करें, उसके लीडर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से कोई इस प्रोटेस्ट में तो नहीं पहुंचा, लेकिन मनीष सिसोदिया का बयान जरूर आया कि वो शाहीन बाग के साथ हैं, और बीजेपी तो लगातार इस पर बयानबाजी करती रही। क्या तहसीन पूनावाला जी, सभी जितनी पार्टियां इस बार इलेक्शन में है दिल्ली में, सभी अपना नफा नुकसान देख रही हैं शाहीन बाग में चुनाव को लेकर? देखिए, दो चीज़ है। सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा, शाहीन बाग के लोग या लोग जो इस सीए के खिलाफ मुहिम चला रहे, किस चीज़ के लिए चला रहे? वो आइन को बचाने के लिए चला रहे। अगर ये लोग देशद्रोही है या इसमें फ़ायदा या नुकसान होता, तो फिर आसाम के वज़ीर आला क्यों कहते कि हम सीए को आसाम में लागू नहीं करेंगे? क्या वे भी देशद्रोही है? ये एक चीज़ हमें जाननी होगी। दूसरी चीज़, दिल्ली पर आते, देखिए मैं दोबारा उस मुद्दे पर जाना चाहता हूँ। आज कुछ लोग, हमारे मुल्क के लोग, हमारे सिटीजन्स क्या चाहते हैं कि हमारे देश के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म उनसे आकर बात करें, उन्हें अश्योरेंस दे, इस मुद्दे का रेजोल्यूशन निकाले। यही उनकी अपेक्षा है और कोई अपेक्षा नहीं है। लीगल बैटल कोर्ट में चल रहा है। ये अपने ही वज़ीर आज़म से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं ना, क्यों वज़ीर आज़म उनसे बात नहीं कर रहे? ये तो उनका जमहूरियत में अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लेकिन उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उसको मुद्दा सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि केंद्र की हुकूमत, उनके पास कोई मुद्दा नहीं दिल्ली के चुनाव में। इसलिए बार बार कपड़ों से पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, गोली मारो देश के गद्दारों को, इस तरह की बोली हो रही है। अब आप कह सकते हो कि इस तरह की भाषा कोई शर्जील इमाम ने किया, किसी और ने किया। क्या उनकी तुलना वज़ीर आज़म से की जा सकती है? क्या किसी कॉमन आदमी की, वो गलत है क्या, लेकिन उसकी तुलना एक वज़ीर दाखिला से की जा सकती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से की जा सकती है? अनुराग ठाकुर जो बजट के एक दिन पहला कहते हैं गोली मारो। तो ये मुद्दा है। आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं कि आपका विजन दिल्ली के लिए क्या है, देश के लिए क्या है। आपके पास आंकड़े नहीं है, इसलिए आप इनको डिमोनाइज कर रहे हो। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक चीज आपको समझनी होगी, ये प्रोटेस्ट चलेगी, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ शाहीन बाग की आवाम को, बाकी आवाम को, दिल्ली में ये हुकूमत आई है वोट से, ये जाएगी वोट से। तो अगर 8 को हम प्रोटेस्ट ना भी करें, जाकर वोट जरूर देना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीज चलती रहेगी। इसको आप इनको जीतने मत देना। अगर आप वहीं पर बैठे रहे, आपने वोट नहीं किया, तो ये जीत जाएगी। बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, ममता काले जी, जो कि बीजेपी लीडर हैं। काफी हालांकि देरी से मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन ममता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सीधे सीधे, क्योंकि अब डिबेट का आखिरी हिस्सा ही चल रहा है। ममता काले जी, दिल्ली में क्या वाकई में बीजेपी के पास कोई इशू नहीं था, और शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत अच्छा इशू मिल गया दिल्ली के चुनाव में? जी, पहले तो मैं देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ, और देरी से आने का कारण भी यही है कि 2 घंटे से ज्यादा मुझे यहाँ आने में लगे, क्योंकि शाहीन बाग की कृपा से रास्ते सारे ब्लॉक्ड हैं। तो शायद मैं यहाँ पे 45 से 50 मिनट में पहुंच सकती थी, 2 घंटे से ऊपर मुझे लग गए। तो शाहीन बाग का सबसे पहला नुकसान हमने देख लिया। शाहीन बाग से आ रहे हैं, लेकिन अरे मुझे बोलने दीजिए, मैं भी आई हूँ, पहले सुन लीजिए। शाहीन बाग का मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको समझाती हूँ। ये शाहीन बाग से आए, ये अराजकता इन्होंने यहाँ फैलानी शुरू कर दी। शाहीन बाग के लोग उनसे बात करनी चाहिए, जाकर बात करके उस रास्ते को खुलवाएं, ताकि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को ये परेशानी ना झेलनी पड़े। मैं ममता जी से आग्रह करूंगा कि उनके गृह मंत्री साहब, जिनके तहत दिल्ली की पुलिस आती है, देखिए एक एक करके बात कीजिए। मैं रज़ा रिजवी साहब आ रहा हूं, कौशिक जी उनसे बात करके घनश्याम कौशिक सुन लीजिए, ममता जी को सुन लीजिए, अभी उन्होंने ज्वाइन किया, सुन लीजिए। शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करें। एक हाथ में रखते हैं झंडा और दूसरे हाथ में डंडा।
कपिल गुर्जर आप ही क्या कह रहे हैं? ये सच्चाई है। आप ही क्या कह रहे हैं? आप ही के यहाँ का कपिल है। गुर्जर आम अनुराग आदमी ठाकुर पार्टी आपके का ही मंत्री है ना, कार्यकर्ता जो गोली जो चलवा यहाँ पे आ रहे। रहे थे। दूसरी अनुराग बात, ठाकुर आपके ही है दूसरी ना। बात, ये लोग वो है जो कहते हैं मोदी जी को गोली मार देंगे। ये लोग वो है जो कहते हैं मोदी जी को होम मिनिस्टर को गोली मारेंगे। गोपाल कौन है? ये लोग वो गोपाल कौन है है? जो गोपाल कहते कौन है? हैं कि हमको जिन्ना वाली कपिल कौन है? आजादी कपिल चाहिए। कौन है? कपिल आप जिन्ना इन है। सबके कपिल जिन्ना है। चेहरे भारतवर्ष को कपिल जिन्ना पहचान है। लेने ठीक है, चाहिए। ठीक है, जो ठीक है, ममता जी। जिन्ना वाली आजादी की ठीक है, बात ममता जी, कर रहे हैं। ममता जी, मेरे ये है मेरे वो सवाल का लोग जवाब दे जो दीजिए। भारतवासियों मशकूर को जी, इकबाल जी, मशकूर और फहद बोलने दीजिए, ममता जी को बोलने दीजिए। इकबाल जी, फहद सुनिए। मशकूर क्योंकि आप तीनों लोग एक जगह बैठे हुए, एक एक करके बात कर लीजिए। और ममता जी ने अभी ज्वाइन किया, उन्हें थोड़ा सा बोलने दीजिए। मैं ममता जी, ममता, ठीक है, फहद सुन लीजिए। और यही चलाते रहेंगे। फहद सुन लीजिए। मशकूर, आप तीनों लोग एक जगह बैठे हुए, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं? मशकूर सुन लीजिए। सबूत दिखाइए। ममता जी, चेक करिए। ममता काले जी, ममता काले जी सुन लीजिए। ममता जी सुन लीजिए। सबूत दिखाइए। ममता जी सुन लीजिए। मशकूर और फहद, भरे पड़े में फहद, गद्दारी और मक्कारी की फहद सुन लीजिए। मशकूर, आप लोग भारतवर्ष को तोड़ने के लिए मेरी आवाज शायद तीनों लोग एक जगह बैठे हुए नोएडा स्टूडियो में है, तीनों लोग शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। ममता जी मुझे सुन पा रही हैं आप? ममता जी मुझे सुन पा रही हैं? आपका ये बता दीजिए। ममता जी मुझे सुन पा रही हैं आप? कपिल गुर्जर कौन है? आप ये बताओ, PFI के पास बहुत मुश्किल है। देखिए, तीनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्यों तीनों एक ही जगह पर हैं। तीनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, तीनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं घनश्याम कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा। घनश्याम जी, सभी पार्टियां शाहीन बाग पर एक तरह से पॉलिटिक्स की, और आम आदमी पार्टी जिसके लिए लगातार कहा जाता रहा कि केजरीवाल जी शाहीन बाग धरने पर नहीं आए, वो शाहीन बाग धरने से तो जरूर बचते रहे, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जरूर बयान दिया कि हम शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं। मतलब आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं देख रही थी अपना नफा और नुकसान शाहीन बाग धरने से। देखिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए, नोएडा स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मुझे सुन नहीं पा रहे वो लोग जी। कौशिक जी, घनश्याम कौशिक जी, इकबाल जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जी। हम शुरू से ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। चुनाव काम के ऊपर होना चाहिए। चुनाव सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, और अगले 5 साल कोई भी पार्टी अगर सरकार में आती है तो उसका विजन क्या होगा, वो क्या काम करेगी देश के लिए, दिल्ली के लिए, इस पर होता है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि हमने 5 साल में क्या काम किए, दिल्ली की जनता को बताया कि हमने उनके लिए क्या क्या काम किए, और आगे आने वाले 5 साल में हम दिल्ली के लिए क्या करने वाले हैं, वो विजन हमने दिल्ली की जनता के सामने रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसने कोई काम दिल्ली में किया नहीं है, मैं चीजें गिनवा देता हूं आपको। डीडीए उनके पास है, केंद्र सरकार में वो है, तो डीडीए उनके पास है, पुलिस उनके पास है। इसके अलावा उनके पास दिल्ली में जो म्युनिसिपल बॉडी है, एमसीडी, वो उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है दिल्ली के लोगों को ये बताने के लिए कि उन्होंने किया क्या। एमसीडी के अंदर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पिछले 9 साल में एमसीडी के 109 स्कूल बंद हुए हैं। और आप हैरान होंगे, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 14 लाख बच्चे सिर्फ हिंदी में फेल हो जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़े झंडा बरदार बनते हैं हिंदी और हिंदुस्तान के और हिंदुत्व के, ये हिंदी में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश में। ये इनका मॉडल है। और दिल्ली में तो इन्होंने, चाहे कूड़ा हो, एमसीडी का चूंकि एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कूड़ा साफ करना, साफ सफाई, उसका ये ध्यान नहीं रख पाए। शिक्षा का ये ध्यान नहीं रख पाए, अस्पतालों का, डिस्पेंसरीज का ये ध्यान नहीं रख पाए। इनके पास कोई काम नहीं है बताने को। ठीक है कौशिक जी, इनके पास काम नहीं था, तो चूंकि शाहीन बाग चिल्लाने लगे। ठीक है, और ये ममता इनका एक ही एजेंडा होता है, इनका एक ही एजेंडा होता है, लोगों को बांटो, आगे बढ़ने से पहले नफरत पैदा करो, लोगों को भड़काओ, लोगों को घनश्याम जी बात हो गई, घनश्याम जी बात हो गई, घनश्याम कौशिक जी बात हो गई। मैं ममता जी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। इकबाल जी, मैं ममता काले जी, मैं बता रहा हूं। घनश्याम जी बात हो गई, घनश्याम जी बात हो गई, आप खामोश हो जाइए। घनश्याम जी बात हो गई। मैं ममता जी क्योंकि आप लोग तीनों लोग एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, फहद, मशकूर और ममता जी, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक एक करके ही अपनी बात रखिएगा, वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इधर से सवाल भी करूंगा तो मेरा सवाल भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं ममता जी सीधे आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप देर से भी काफी जुड़ी हैं, इस वजह से डिबेट में मैं चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि बीजेपी से आप अकेली पैनल में हैं। मैं ममता जी,
रजा रिजवी साहब मेरा सवाल फिर वही है ऐसा लग कि रहा है। क्या बीजेपी रिजवी के साहब पास तो बीजेपी नहीं बीजेपी है। डेवलपमेंट की बात करती है, तरक्की की बात करती है, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली के चुनाव में उसने कहीं विकास की बात नहीं की। जितने बीजेपी के लीडर जिन रैलियों में उन्होंने बात की, शाहीन बाग, सीएए, एनआरसी, इसी पर बात हुई। शाहीन बाग पर ही आखिर बीजेपी क्यों आकर अटक गई दिल्ली में? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद इतने दिन से चुनाव प्रचार में रही हूं, आज शाम 6 बजे तक रही हूं, विभिन्न विधानसभाओं में गई हूं। हमने और हमारे तमाम लीडरांस ने केवल और केवल विकास की और काम की बात करी। अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की भी पहली वाली कड़कड़ डूमा वाली रैली सुनी होगी और दूसरे वाला भी उनका अभिभाषण सुना होगा, तो उनके जो अभिभाषण थे उसमें पहला जो श्रेणी थी उसमें बात की गई उन सब कामों की जो पिछले 70 और 50 सालों में नहीं हुए और अब जाकर के माननीय मोदी जी की लीडरशिप में हुए। चाहे वो 370 हो, 35 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, हर कोई काम हुआ है। ममता जी सबके बयान सुने गए। योगी जी ने दिल्ली में जाकर क्या बयान दिया, प्रवेश वर्मा ने क्या बयान दिया, अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया, बयान सबके सुने गए। लेकिन कहीं पर डेवलपमेंट, बेरोजगारी और एजुकेशन को लेकर बीजेपी बात करती नजर नहीं आई। क्या मैसेज भेजती है आपकी पार्टी? आपकी पार्टी व्हाट्सएप पर किस किस तरह के मैसेज जनता के बीच में भेजती है वो भी बता दीजिए। आप नफरत फैलाते हैं, आप लोगों को बांटते हैं, आप लोगों को भड़काते हैं, आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर वोट मांगते हैं। आपके पास काम नहीं है बताने के लिए, आप निकम्मे हैं। भारतीय जनता पार्टी निकम्मी है, काम नहीं करती है, काम करना आता नहीं है और जनता को भड़का कर वोट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए। मैं तहसील में आ रहा हूं, तहसील में आ रहा हूं। ठीक है ममता जी, मेरे ख्याल से बात हो गई। कौशिक जी बात हो गई। कौशिक जी मैंने आपको टाइम दे दिया पहले। आप जाट और नॉन जाट की घनश्याम, कौशिक जी मैंने आपको टाइम दे दिया, अब आप खामोश हो जाइए। मैं फहद आपके पास आ रहा हूं। ममता जी बात हो गई। ममता जी मुझे जवाब मिल गया। ममता जी मुझे जवाब मिल गया, अब सुन लीजिए। 25 करोड़ ममता जी सुन लीजिए, मैं फहद आपके पास आ रहा हूं। मोदी जी ने दिया, ममता काली जी बात हो गई। ठीक है मोदी जी ने दिल्ली में इश्यूज पर बात की है, मैं इसे मान रहा हूं। मैं फहद आपके पास आना चाहूंगा। फहद, लगातार बीजेपी कह रही है कि उसने विकास पर बात की, डेवलपमेंट पर बात की, लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, इनके जो बयान आ जाते हैं ये कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। फहद, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, सवाल रिपीट कीजिएगा हुरैरा भाई, आवाज उस वक्त नहीं आ रही थी। मैं फहद, जो बात ममता काली जी कह रही कि डेवलपमेंट पर भी फोकस किया दिल्ली में बीजेपी ने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 20 साल में तो दिल्ली में बीजेपी थी नहीं, दिल्ली में बीजेपी के पास कोई इशू ही नहीं था। ऐसे में शाहीन बाग का जो इशू है वो बैठे बैठा एक बड़ा इशू बीजेपी को मिल गया और उसी पर उसने फोकस किया। चाहे योगी के बयान को हम देख लें, अनुराग ठाकुर जी का बयान, प्रवेश वर्मा का बयान, सबने शाहीन बाग पर ही सिर्फ बयानबाजी की। देखिए हुरैरा भाई, बीजेपी 6 साल से हमारे देश में सत्ता में है। असल में जो पार्टियां देश में सत्ता में होती हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि हम किसी भी ऐसे मुद्दे को ना उठाएं जिससे समाज में पोलराइजेशन हो सकता है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई भाई? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने अगर पूरे देश में काम किया है तो आखिर उनके लोगों को शाहीन बाग दिन में रात में करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप इस पूरे प्लान को समझिए। आप याद कीजिए, जब शाहीन बाग नहीं था, जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, तब मोदी जी ने कब्रिस्तान और शमशान की बात की थी। जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो पाकिस्तान की बात की थी। जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो राम मंदिर की बात की थी, 370 की बात की थी। तो असल में ये पॉलिटिकल पार्टी की विचारों की इनकी बुनियाद ही ये है कि ये नफरत पे राजनीति करते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आज इकोनॉमी की क्या हालात है ये कौन पूछेगा? आज 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, कौन पूछेगा? क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो देश के सत्ता में भी है। तो हम तो बिल्कुल सवाल पूछेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा की क्या बात हो गई? आखिर जो जन लोकपाल की बात हुई थी वो पूरे देश में कब आएगा? जो मोदी जी गुजरात में सबमिट करके आए थे, वाइब्रेंट गुजरात, आज उनकी आप कैग की रिपोर्ट देखिए। और ये जो उज्ज्वला योजना की बात कर रही है ना मैम, उज्ज्वला योजना पे पार्लियामेंट में बहुत छोटा सा संजय राउत जी ने बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। रिपोर्ट मैं तहसील उसके बाद आ रहा हूं, रजा रिजवी साहब उसके बाद मैं आपके पास है
कर क्या रहे हैं? ममता जी, गांव बहुत वालों छोटा से सा बोल रहे रिएक्शन हैं कि दीजिएगा मैंने जो बात शहर में फात बहुत कह रहे हैं। अच्छा काम किया है, मुझे वोट दे दो। शहर वालों से बोल रहे हैं मैंने ठीक है। गांव में बहुत अच्छा काम ठीक है, किया है, फात हो गई, हमें फात वोट बात दे पूरी दो। हो गई। तो पूरी तरह से लोगों को ठीक है, गुमराह ममता करना ममता और जी, नफरत बहुत की बहुत छोटा सा राजनीति पे रिएक्शन। बुनियाद रख रहे हैं। मैं ममता किसी काले जी, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता हूं, 20 सेकंड में एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। जी। इस देश के आंदोलन को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी किसी भी तरह से डिसोन ना करे। यह इस देश की जनता का आंदोलन है। हम चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एआईएमएम हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई फेवर या अगेंस्ट हमें आपसे नहीं चाहिए। इस देश की जनता ये आंदोलन लड़ रही है, इस देश को बचाने के लिए आंदोलन चल रही है। ठीक है, और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, देश की सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ममता जी, अगर बहुत किसी छोटा के सा अकाउंट में रिएक्शन पैसा आया है, देश की सरकार ममता उस काले पर जी, कार्रवाई करे। ममता जी, बिल्कुल बहुत साफ छोटा तौर सा पे बोलना रिएक्शन, चाहते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी ममता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं इस पर? आप जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आज तक बिल्कुल ये बात ही समझ में नहीं आई कि शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में बैठने की आवश्यकता क्या थी। एक सिंपल सा घनश्याम कौशिक जी, सुनिए, आपकी बारी आएगी। मैंने आपको टाइम दिया था घनश्याम जी। घनश्याम कौशिक जी, मैंने आपको टाइम दिया था। सुनिए, ममता जी बोल रही है तो उन्हें बोलने दीजिए। उनको नागरिकता देने की बात कर रही है। भारतवर्ष के किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने की बात तो कर ही नहीं रही है। तो ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट क्या है? देखिए, एंटी सीएए प्रोटेस्ट के पीछे बहुत बड़ी लार्जर पिक्चर है। भारत को अस्थिर करने की बात हो रही है, भारत को तोड़ने की बात हो रही है, जिन्नावादी आजादी की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि सीएए के विरोध में क्यों आप बैठे हो? एनआरसी तो हो ही नहीं, एनआरसी तो हो ही नहीं। ठीक है, मैं रज़ा रिजवी साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद तहसीन पूनावाला। सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे हैं लोग। मैं रज़ा रिजवी साहब, क्या शाहीन बाग जो है वो असरअंदाज होगा दिल्ली के चुनाव पर? जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं, क्या इनका असर पड़ेगा दिल्ली के चुनाव पर? सारी पार्टियों ने इसे भुनाने की कोशिश की है रज़ा रिजवी साहब, कोई अछूता नहीं है। जी कट गया रज़ा रिजवी साहब। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला मुझे सुन पा रहे हैं? तहसीन पूनावाला जी, क्या आपको लगता है कि शाहीन बाग का जो असर है, जो इफेक्ट है, वो दिल्ली के चुनाव पर पड़ना ही पड़ना है? लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इसका फायदा या नुकसान कौन उठाएगा? कौन पार्टी शाहीन बाग को लेकर गेन करेगी? संक्षेप में मैं 3 बातें जी बताऊंगा। सबसे पहले, ममता जी मेरी दोस्त है, मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्हें समय लग गया आने की वजह से, ट्रैफिक जाम की वजह से। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है ममता जी, मुझे भी 10 मिनट की देरी हुई शो में आने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ पार्लियामेंट के पास, वहाँ से कामराज रोड आता है। अमित शाह जी के लिए सड़क बंद की हुई है। दिक्कत मुझे भी हुई। जो आपको गुस्सा उनके खिलाफ है, अमित शाह जी के खिलाफ भी उतना ही आपको गुस्सा होगा, क्रोध होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, देखिए, बार बार बीजेपी कहती है कि महिलाओं को आगे रखा जाता है। जो आदमी है अपनी महिलाओं को आगे रख रहे, अपनी पत्नियों को आगे रख रहे, माए को आगे रख रहे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारा वो मुल्क है जहाँ पर सरोजनी नायडू, जहाँ पर कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जहाँ पर झांसी की रानी, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले, जहाँ पर फातिमा सड़क पर उतरी थी। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है, और ये वो कौम है जहाँ पर हजरत मोहम्मद ने भी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीबी खतीजा के साथ उन्होंने इक्वल पार्टनरशिप निभाई थी। ये कोई वो मुल्क नहीं है, ये कोई वो धर्म नहीं है, ये कोई वो प्रोटेस्ट नहीं है जहाँ महिलाओं को पीछे रखा जाता है। महिलाओं को बराबर दर्जा दिया रहता है, महिलाओं तो लीड लेती है। इसमें हमें फख्र होना चाहिए, पीछे क्यों हमें जाना चाहिए, इस पर कोई हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, और मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, मैं ममता जी से सिर्फ एक ही सवाल विनम्रता से पूछना चाहता हूँ। जब हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि वहाँ पे एंटी नेशनल चीज़ें चल रही है, जब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ये एक टेररिस्ट है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप होम मिनिस्टर है, आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपकी जिम्मेदारी होती या नहीं होती? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर अरविंद केजरीवाल जी टेररिस्ट है, जो मैं नहीं मानता हूँ, मैं उनका विरोधी हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ टेररिस्ट है, तो आप होम मिनिस्टर है, आज 1 साल हो गया, 6 साल से आपकी हुकूमत है, आपने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आप इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं? आप दोबारा से मैं कह रहा हूँ इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पास विकास
इतिहास पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ममता जी 2 मिनट बात करें, मैं अपनी बात आगे नहीं रखूंगा। वो पाकिस्तान, शाहीन बाग, बांग्लादेश, इन चीजों, इन शब्द, मुसलमान, इन शब्दों का प्रयोग ना करें, सिर्फ अर्थव्यवस्था पे 2 मिनट बात करें, मैं हार मानूंगा। 2 मिनट बिना इन चीजों के बात करेगी ममता जी? नहीं, जवाब दे रही ममता जी, जवाब दे रही हैं। और शाहीन बाग क्या अर्थव्यवस्था के ऊपर बैठा है वहां पे? क्या तहसीन जी ये बताइए कि सीए शाहीन बाग आ गया, पहले सेंटेंस में आ गया, क्या वो अर्थव्यवस्था के पहले ऊपर है? सेंटेंस में। अगर शाहीन बाग की बात होगी तो सीए की बात होगी ना, और सीए की बात होगी तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात होगी। बिल में कहीं भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की बात होगी तो तीनों इस्लामिक नेशंस की बात होगी। ये बताओ ना, कि इन्होंने एमसीडी में क्या काम किया है? ये 15 साल से बैठे हुए एमसीडी के अंदर। जी, आपका नाम तहसीन है। ये 15 साल से एमसीडी के अंदर बैठे हुए, इनसे पूछिए इन्होंने क्या काम किया है। ये पूछिए इनसे। हम छाती ठोक कर बोलते हैं हमने दिल्ली सरकार में रहकर काम किया है, और अगर आप चल सकते हैं तो हम दिखा सकते हैं आपको। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको काम दिखाएंगे, और आप इनसे पूछिए अगर ये कोई काम दिखा सकते हो तो एमसीडी का। ठीक है। नहीं, तहसीन ममता जी, तहसीन पूनावाला ने सवाल ये किया था कि शाहीन बाग पाकिस्तान या इस तरह के इशू क्यों, हिंदू मुसलमान क्यों, ये सरकार आखिर डेवलपमेंट पर बात क्यों नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती है? आखिर जो इसका बयानबाजी होती है उसमें शाहीन बाग और हिंदू मुसलमान क्यों आ जाते हैं? देखिए, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बोलने दीजिए ममता जी को, बोलने नहीं आता। ये काम इन्होंने कभी किया ही नहीं। गलत पूछ रहे हैं, घनश्याम उनसे कौशिक जी पूछिए सुनिए, ममता जी थोड़ा सा उन्हें टाइम जो दीजिए। प्रोटेस्ट के पीछे हैं, जिनकी राजनीतिक नैया डूब रही थी और जिन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया, उनसे पूछिए सीएए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, एनपीए के नाम पे जो लोगों ने झूठ खड़ा कर दिए, उसके लिए जो इन्होंने खड़ा किया है, एमसीडी का कोई काम बताएंगे आप? आपके अंदर हिम्मत है एमसीडी का कोई काम बताने का? आप मुझे बताइए एमसीडी का कोई काम बता सकती है आप? आपकी पार्टी 15 साल से एमसीडी के अंदर है, कोई काम बता सकती है आप? और अगर नहीं बता सकती तो फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब करना चाहिए। अगर आप एमसीडी का कोई काम नहीं बता सकती 15 साल के बाद भी, तो आपकी पार्टी को डूब जाना चाहिए। ठीक है, मैं रजा रिजवी साहब सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए क्योंकि एक साथ कई लोग बोलने लग रहे हैं। ठीक है, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं रजा रिजवी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? रिजवी साहब, रिजवी सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं रजा रिजवी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि शाहीन बाग का जो फैक्टर है वो चुनाव पर कितना असर अंदाज होता आपको नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है क्योंकि 20 साल बीजेपी दिल्ली से दूर रही है, क्या जो शाहीन बाग का फैक्टर है ये इस बार बीजेपी के लिए राह आसान करेगा? शिकायत आपसे अबू जी, मेरा सवाल सुनिए। चुनाव पे मैं कौशिक जी आ रहा हूं, मैंने आपको टाइम दिया पहले। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि शाहीन बाग का चुनाव पर असर नहीं होगा। सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? हर हाल में जो है चुनाव पे असर होगा। आप खुद शाहीन बाग बार बार बोल रहे हैं। नहीं, शाहीन बाग में सोच बोल रहा हूं कि सारी पार्टियां उसी पर सियासत कर रही हैं। कौशिक जी, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। क्या मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी अपना फायदा नहीं देख रही शाहीन बाग में? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी हुई है दिल्ली के अंदर। आप उनसे सवाल पूछिए उन्होंने क्या किया है। शाहीन बाग का नाम बार बार इस वजह से लिए जा रहे हैं क्योंकि सभी पार्टियां उस पर सियासत कर रही हैं। सभी पार्टियां उस पर सियासत कर रही हैं। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं ठीक है, मैं लास्ट में देखिए सबका ऑडियो बंद कर दिए। मैं रजा रिजवी साहब से जो मैंने सवाल किया है, रजा रिजवी साहब, क्या आपको लग रहा है कि शाहीन बाग आने की वजह से दिल्ली जो है वो बीजेपी के लिए वाकई में अब दूर नहीं है? फायदा गेन करेगी बीजेपी इस बार शाहीन बाग की वजह से और जो बयानबाजियां हुई हैं? दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेगा और इनके केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, बहुत बड़ा असर डालेगा। शाहीन बाग का जो मामला चल रहा है इस चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेगा, छोटा मोटा असर नहीं डालेगा। जो रेस आम आदमी पार्टी जब पर्चा दाखिल हुआ था तो पर्चा दाखिले के बाद से पूरे दिल्ली में कहा जा रहा था कि साहब आम आदमी पार्टी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, लेकिन शाहीन बाग जितनी तेजी से उठता गया, अभी कह रहे थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 8 तारीख आने वाला है, उसके बाद तो बात कर रहे हैं होने वाली है दिल्ली में और 11 तारीख नतीजे आएंगे। 8 तारीख जो है तय होगा कि अवाम किसका दिल जीतने जा रही है, किस पार्टी ने अवाम का दिल जीता है। शाहीन बाग कितना बड़ा फैक्टर होगा ये भी 8 तारीख तय हो जाएगा। 11 तारीख जब नतीजे आएंगे
कौशिक जी आप भी रहेंगे, रज़ा रिजवी साहब भी रहेंगे, और जितने पहले से जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उस दिन हम लोग बात करेंगे। 11 तारीख को हम बात करेंगे कि शाहीन बाग दिल्ली के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बना, किसे शाहीन बाग से फायदा हुआ और किसके हक में एक तरह से शाहीन बाग नुकसानदेह साबित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन पूनावाला जी, घनश्याम कौशिक जी, मशकूर उस्मानी, ममता काले जी, फहद अहमद और रज़ा रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।